नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. इट टॉक्स, इंडिया हैज सीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ गिग इकोनॉमी. India has seen an increasing trend of gig economy jobs and platform based work. Now in this इस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में द क्वेश्चन डिमांड्स, एनालाइज देयर रोल इन टैकलिंग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट along with social inequalities का issue. India has seen an increasing trend of gig economy jobs and platform-based work. Analyze their role in tackling urban unemployment and social inequalities. भारत में गिग अर्थव्यवस्था की नौकरियों और प्लेटफॉर्म आधारित कार्यों की प्रवृत्ति बढ़ रही है. शहरी बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के समाधान में उनकी भूमिका का विश्लेषण करें. तो हमें ब्रॉडली यहाँ पे गिग इकोनॉमी को प्रेमाइस पे रख के अपने क्वेश्चन के आंसर को एड्रेस करना है कि कैसे गिग इकोनॉमी जो है, कैसे गिग इकोनॉमी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के इशू और सोशल इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज को कैसे जो है एड्रेस कर रही है. 12 मार्कर क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स, वी नीड टू राइट अबाउट दिस. तो दो डायमेंशन है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इनइक्वालिटीज. तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर गिग इकोनॉमी क्या है. सो गिग इकोनॉमी, अब हम अपने आंसर के इंट्रोडक्शन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो विल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस व्हाट इज गिग इकोनॉमी. गिग इकोनॉमी इज अ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन freelance pattern using digital platforms, or for that matter platform based services like Zomato, Swiggy, Zepto, Ola, Uber. So gig economy is all about it is a short term or contractual nature of the work based on freelance that uses social media platform, that uses online platforms, be it e-commerce में फूड टेक सेक्टर में जैसे जोमेटो स्विगी हुआ, ई कॉमर्स सेक्टर्स लाइक फूड डिलीवरी एप्स जो हुए आपके जेप्टो हुआ, फॉर दैट मैटर ब्लिंकिट हुआ, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम यूज ओला या उबर जैसी सर्विसेज जो यूज करते हैं, उनमें जो है ये जो है गिग इकोनॉमी क्वाइट फ्लरिश कर रहा है. तो गिग इकोनॉमी इसी को बोलते हैं जो कि प्लेटफॉर्म बेस्ड है, डिजिटल मीडिया पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जो है आपका जो है नेचर पे बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये वर्क है, राइट. फ्रीलांसिंग पैटर्न पे है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है नंबर ऑफ आवर्स में, राइट. एंड इट इज बेस्ड ऑन डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो गिग इकोनॉमी प्रोमिनेंटली अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट along with सोशल इनइक्वालिटीज को कैसे एड्रेस करता है, इसे जो है हमें इस क्वेश्चन के कोर डायमेंशन को एड्रेस करते हुए बताना है. तो फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि गिग इकोनॉमी होता क्या है. नाउ सब्सिक्वेंटली हम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस करेंगे रोल ऑफ गिग इकोनॉमी in employment and reducing social inequality. ये जो है हमें हेडिंग डाल के अपने कोर बॉडी ऑफ द आंसर को यहाँ पे जो है एड्रेस करना है, नहीं, राइट. नाउ गिग इकोनॉमी क्या कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करते हुए. तो सबसे पहले गिग इकोनॉमी जो है इट इज टेंडिंग टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट मैटर ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे जो है
फूड डिलीवरी के लिए इंडिविजुअल्स की जो है ज़रूरत होती है, इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है। वो थ्रू दिस गिग इकोनॉमी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सोर्स जो है ये जॉब जनरेशन हो रहा है, राइट। जॉब जनरेशन हो रहा है, तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट around around 7.7 million youth 7.7 million youth are employed in this are employed through this gig economy as per नीति आयोग रिपोर्ट। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करने के लिए गिग इकोनॉमी जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड बाय 2030 अराउंड 23.5 मिलियन individuals will be employed in this gig economy। तो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से ये गिग इकोनॉमी जो है अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए क्वाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बियॉन्ड इन इस गिग इकोनॉमी में जो एंट्री बैरियर है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ दिस जॉब्स, इट क्वाइट दैट्स लो एंट्री बैरियर्स। दैट मीन्स individuals with semi skills or for that matter low skills who are just either 10th or 12th pass can suitably enter into this gig economy and can seek their employment in urban areas। तो जो एंट्री बैरियर है इस गिग इकोनॉमी में क्वाइट लो है, राइट। बियॉन्ड दैट कुछ और जो सूटेबल इसके इंपॉर्टेंसेस हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल it helps in skilling as well as promotion in corporate ladder। ऑल दोस लो स्किल्ड हैं या सेमी स्किल्ड हैं, राइट, लेकिन फर्दर एक पोटेंशियल ये कैरी करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल जोमेटो जैसी फूड टेक कंपनीज हैं, राइट, दे हैव कम विद प्रॉमिस कि जो उनकी हायरार्की में कॉर्पोरेट हायरार्की में इस नो ग्राउंड लेवल से जो फूड डिलीवरी वाले इंडिविजुअल्स हैं, राइट, हु कैरी अ लॉट ऑफ रियल मार्केट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग इंटरैक्शन विद देयर क्लाइंट के साथ उनका इंटरैक्शन इन फूड डिलीवरी करने वाले इंडिविजुअल्स का होगा, तो दे कम विथ रिच एक्सपीरियंस। तो भले ही एजुकेशन में जो है ग्रेजुएट ना हो या फिर ऐसे कोई प्रोफेशनल कोर्सेज ना किया हो, लेकिन इनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे इनको जो फर्दर कॉर्पोरेट लैडर पे जो है प्रमोट करने का फर्दर इन द हायरार्की ये गिग इकोनॉमी सर्टेनली प्रॉमिस करती है। तो ऑल्दो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ द वर्क है, फ्रीलांस बेस्ड है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल विद ऑल कमिटमेंट इस जॉब को ऐसे इकोनॉमी का पार्टिसिपेशन है तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है रिगार्डिंग क्लाइंट डीलिंग, तो फर्दर जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अगर कॉर्पोरेट हायरार्की में काम करना चाहे तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है थ्रू दिस इन गिग इकोनॉमी जो इससे एड्रेस होता है। फर्दर ये गिग इकोनॉमी जो है it provides a lot of flexibility and ease regarding working। flexibility कैसे, ease of working, flexibility कैसे प्रोवाइड कर रहा है आप, क्योंकि फ्रीलांस नेचर का ये वर्क है, तो अपने हिसाब से whenever you are willing to work for this on this gig economy platform you can voluntarily contribute। आप जो है जाके आप अपना जॉब सीख कर सकते हैं कि सो टाइम में दिन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या दिन में काम करके रात में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो फ्रीलांस में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटी जो है ये प्रोवाइड करता है। बियॉन्ड इसमें जेंडर डाइवर्सिटी भी है, दैट्स अ जेंडर डाइवर्सिटी का पर्सपेक्टिव भी है जो ब्रॉडली इस चीज को हेल्प करता है कि बियॉन्ड मेन देयर आर वुमेन इक्वली बीइंग एम्प्लॉयड। तो जो सोशियो इकोनॉमी का जो इंडिकेटर है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हम फर्दर अभी सोशियो इकोनॉमिक इसमें जो क्वेश्चन डिमांड हमसे कर रहा था कि आपको जो सोशल इनइक्वालिटीज को कैसे एड्रेस कर रहा है ये इशू, तो सोशल इनइक्वालिटी वाले पर्सपेक्टिव में there's an equivalent and important role of women। just for example ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अर्बन क्लैप हुआ, राइट, या अर्बन कंपनी हुई,
राइट। तो जेंडर डाइवर्सिटी रिगार्डिंग वुमेन एम्प्लॉयमेंट, ये गिग प्लेटफॉर्म जो हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अर्बन कंपनी और फॉर दैट मैटर अर्बन क्लब जो भी इसका नाम है, राइट। तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। वुमेन हु आर सेमी स्किल्ड और जो भी स्किल्ड हैं लेकिन इनको जो प्लेटफॉर्म चाहिए अपने प्रोफेशन को स्केल करने के, जैसे ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, राइट। ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सिंक करके जो है एम्पावर कर सकती है बियॉन्ड, क्योंकि फ्रीलांस नेचर वर्क है, फ्रीलांस बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है। तो ये एज एन सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम भी ये प्लेटफॉर्म एक इंडिविजुअल के लिए सर्व करता है, सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम, और फॉर दैट मैटर सेकेंडरी इनकम भी थ्रू गिग बेस्ड जो है, सेकेंडरी इनकम जो है थ्रू दिस यूज ऑफ गिग इकोनॉमी ऑफ सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी इनकम कैसे एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स आप देखेंगे कि उनका मेन स्ट्रीम जॉब कुछ और होता है, दे हैव देयर सेपरेट मेन स्ट्रीम जॉब, बट फ्री टाइम में दे यूज टू अगर ट्रैवल ही कर रहे तो रैपिडो जैसी सर्विसेज में बाइक टैक्सी रन करते हैं, ये बाइक्स पे लोगों को लेके कम्यूट करता है और इन टर्न अपना टाइम भी ऑफिस से घर जाने में बचाते हैं, और उस रोड पे जो भी कोई अगर कम्यूट करना चाहता है तो थ्रू दिस यूज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक रैपिडो या ओला बाइक्स का यूज करके जो है एक इंडिविजुअल जो है अपना फ्यूल का कॉस्ट तो बचा रहा है, साथ ही साथ जो है सप्लीमेंट्री इनकम भी जो है साथ ही साथ जो है एश्योर कर रहा है। तो ब्रॉडर इन डायमेंशंस पे अगर हम देखेंगे तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट along with लो एंट्री बैरियर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी इसका पोटेंशियल यू कैन सी कि 23.5 मिलियन बाय 2030 एज एस्टिमेटेड बाय नीति आयोग। गिग इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी रिगार्डिंग एज अ सोर्स ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट, और इसका बेनिफिट ये है कि एंट्री बैरियर इसमें बहुत ही लो है, सेमी स्किल्ड या 10th या 12th क्लास इंडिविजुअल जो जॉब सीख कर सकते हैं। बियॉन्ड फर्दर कॉर्पोरेट हायरार्की में प्रमोट करने के लिए इनके जो एक्सपीरियंस थ्रू दिस गिग इकोनॉमी ये बोरो कर रहे हैं, ये जा सकते हैं, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट में इनको हेल्प करेगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल जोमेटो फूड डिलीवरी एप्स में ऐसा मेजर लिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी है, दिन में करना चाहें रात में करना चाहें अपने फ्री टाइम पे जब भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और सोशल इनइक्वलिटी के इश्यूज पे कि जो पॉवर्टी लेवल से एक इंडिविजुअल को बाहर निकालने के लिए, तो गांव से जो है शहरों की तरफ जो इंडिविजुअल्स माइग्रेट हो रहे हैं, तो थ्रू दिस गिग बेस्ड इकोनॉमी जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, एंड इट इज एस्टिमेटेड एट ऑन डेली बेसिस जो अराउंड 20 to 30,000 जो है पर मंथ ऐसे इंडिविजुअल थ्रू दिस गिग इकोनॉमी जो अर्न कर पा रहे हैं। तो उनकी सोशो इनइक्वालिटी जैसा इशू था, जो इनकम इनइक्वालिटी का गैप है, जो पावर्टी अर्बन पावर्टी का इशू है, वो कहीं ना कहीं थ्रू दिस सोशल थ्रू दिस गिग इकोनॉमी एड्रेस होता है। बियॉन्ड जेंडर पर्सपेक्टिव के इशू से ये गिग प्लेटफॉर्म जो है वुमेन जॉब्स को भी इंश्योर करते हैं। वुमेन जॉब्स फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक अर्बन कंपनी हो गई, एंड साइमल्टेनियसली फर्दर पॉवर्टी लाइन के बियॉन्ड जो है सेकेंडरी जॉब या सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम भी ये गिग इकोनॉमी जो है अर्बन एम्प्लॉयमेंट में जो है प्रोमिनेंटली जो हेल्प करती है। तो थ्रू दिस पॉइंट वी कैन सूटेबली एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर कि गिग इकोनॉमी कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट along with the social inequalities को एड्रेस करने में। Thus in the conclusion part we can write, hence gig economy with its rising potential have ensured for rampant urban unemployment and addressing social inequalities. However, there are issues. Gig economy से क्या issues हैं कि ये जॉब जो है कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का है। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ जॉब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि फ्रीलांस बेस्ड ये जॉब है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड सोशल प्रोटेक्शन मेजर इन गिग इकोनॉमी पे काम कर रहे इंडिविजुअल्स के लिए जो बेनिफिट है वो जो है नहीं मिला हुआ है। बियॉन्ड जो लेबर लॉस का इशू है,
जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एप्स हैं 10 मिनट्स या 5 मिनट्स में डिलीवरी को प्रॉमिस करते हैं, जिसपे जो इंडिविजुअल डिलीवर कर रहा है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन या वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी एक बहुत बड़ा इशू इस गिग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जनरेटेड है। एंड बियॉन्ड रेम्युनरेटिव जो वेजेस हैं, जो मार्केट रेट पे जो वेजेस हैं, राइट, जो कमीशन इनको पर ऑर्डर मिलता है उसका सर्टेन परसेंटेज गिग प्लेटफॉर्म्स कट करके अपना रखती हैं। तो एक रेम्युनरेटिव प्रोफेशन भी ये है। इस पे जो है गवर्नमेंट को विथ इफेक्टिव रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज जो है एज अ मैटर ऑफ रिफॉर्म जो है ऐसा सजेस्ट करना चाहिए या लेके आना चाहिए, जिससे क्योंकि जो राइजिंग पॉपुलेशन आने वाले 2030 तक अराउंड 25 मिलियन पॉपुलेशन इस गिग इकोनॉमी में होगी। तो बहुत ही जरूरी है उनका सोशल प्रोटेक्शन, उनका रिकग्निशन अलॉन्ग विद देयर उनकी जॉब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। तो ये चीजें जो है विथ वे फॉरवर्ड अलॉन्ग विद कंक्लूजन में फॉर दिस 200 वर्ड के क्वेश्चन में जो है हम सूटेबली जो है लिख सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस। Next question, that is question number 17 that we are going to discuss. The union government's push for millets aims at tackling nutritional security and climate resilient agriculture. How can India benefit from this initiative? जो millets से related initiative है, that is श्री अन्न, जिसको गवर्नमेंट ने प्राइमरली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अलोंग विद क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए मोटिवेट किया है, उसको उससे इस इनिशिएटिव से इंडिया कैसे बेनिफिट कर सकता है, इस इनिशिएटिव पे हमें जो है अपने इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है। एक 8 मार्कर 12 मार्कर क्वेश्चन है विद 200 वर्ड लिमिट, राइट। केंद्र सरकार द्वारा मिलेट श्री अन्न को बढ़ावा देने का उद्देश्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और जलवायु समर्थ कृषि को प्रोत्साहित करना है। भारत इस पहल में किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है? नाउ एज वी नो कि ईयर 2023 जो है, ईयर 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको डिक्लेयर किया गया था। ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था, राइट। And government of India schemes like श्री अन्न को जो है प्रमोट कर रही है जस्ट बिकॉज मिलेट्स का कंजम्पशन फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एज वेल एज क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इंडिया में जो है प्रमोट हो सके। नाउ अब डिस्कशन है कि इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को बिगिन कर रहे हैं हम, तो प्राइमरली बिगिन कैसे करेंगे? सो वी विल बिगिन विथ मिलेट्स। मिलेट्स आर known as nutri-cereals like ज्वार, बाजरा, ragi, etc., which have huge nutritional capacity and are primarily or largely climate resilient। तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को हम बिगिन कर सकते कि मिलेट जो है प्राइमरली न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशन रिच सेरेल्स है, राइट। मिलेट्स आर न्यूट्रिशियस रिच सेरेल्स जो है प्राइमरली, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, जो कि प्राइमरली न्यूट्रिशनल कैपेसिटी को एनहेंस करने में एंड प्रोमिनेंटली क्लाइमेट रेजिलिएंट भी है। ये ज्वार, बाजरा और रागी जैसे जो क्रॉप्स है, इनमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है, लेसर अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोडक्शन। इस प्रेमाइस पे ये जो प्राइमरली क्लाइमेट रेजिलिएंट है कि कल के टाइम पे अगर इरेटिक रेनफॉल होती है, मानसून प्रॉपर नहीं होता है, तो ये मिलेट जो है प्राइमरली फूड सिक्योरिटी अलोंग विद न्यूट्रिशनल कैपेसिटी को हेल्प करने में, जो न्यूट्रिशनल कैपेसिटी को मीट करने में हेल्प करते हैं। तो इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन वी कैन राइट लाइक दिस। नाउ जो सब्सिक्वेंट पार्ट, हाउ कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव, particularly with reference to nutritional capacity and climate resilience? So straightforward we can give an heading, benefits of millets in India's nutritional security as well as climate resilient agriculture. तो benefit of millets
benefits of millet, right? Benefits of millets, benefits of millets from the perspective of nutritional capacity, राइट न्यूट्रिशनल कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से कैसे जो है ये आपके जो मिलेट्स हैं वो एश्योर करते हैं. सो दिस मिलेट्स आर प्राइमरली वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट रिच, ये आपके जो मिनरल्स हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल जो मिलेट्स हैं प्राइमरली दे आर रिच इन आयरन, दे आर रिच इन कैल्शियम एंड एज वेल एज इनकी जो प्रोटीन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्वाइट हाई है. सो दे आर रिच इन आयरन, कैल्शियम एज वेल एज प्रोटीन. तो नॉनवेज पे डिपेंडेंसी कम हो सकती है या फिर अदर जो सप्लीमेंट्री रिसोर्सेस इसमें जो है ये मिलेट जो है प्राइमरली जो है क्वाइट हेल्पफुल होते हैं. और ये आपको जो है ऐसे जो मिलेट्स हैं ये डिजीजेस लाइक एनीमिया और फॉर दैट मैटर बोन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने में ये आपके जो मिलेट्स हैं वो क्वाइट सूटेबल एंड हेल्पफुल हैं. सो प्राइमरली दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. बियॉन्ड दैट दे आर gluten free, right? Gluten free, and millets like ragi are helpful for डायबिटिक पेशेंट्स. जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए काफी ये हेल्पफुल है, राइट? तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से दे आर क्वाइट बेटर एंड बेनिफिशियल. बियॉन्ड दैट ये जो आपके मिलेट्स हैं इट हेल्प्स इन क्योरिंग ओबेसिटी जैसा इशू को जो है एड्रेस करने में मिलेट्स जो हैं वो काफी हेल्पफुल हैं. मिलेट्स जो है ओबेसिटी को एड्रेस करने में काफी हेल्पफुल, ऑल बिकॉज दे आर फाइबर रिच हैं ये आपके मिलेट्स. तो वंस यू ईट दिस सेरल्स को अगर आप कंज्यूम करेंगे, मिलेट्स को अगर अपने डाइटरी पैटर्न में लेके आएंगे, डाइटरी पैटर्न में अगर इन मिलेट्स को लेके आ रहे हैं और क्योंकि ये फाइबर रिच जो है फूड्स हैं, सुपर फूड्स हैं, तो वो आपको आपकी भूख जो है जल्दी पूरी कर देंगे. दैट मीन्स आपकी जो ईटिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी एंड दैट विल इन टर्न हेल्प इन क्योरिंग ओबेसिटी. बियॉन्ड क्योंकि फाइबर रिच है तो आपके डाइजेस्टिव इशू को भी, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफी इंप्रूव करके रख सकते हैं. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी प्रॉपर फंक्शन कर सकता है. तो आपके जो मिलेट्स हैं ये ओबेसिटी को क्योर करने में ना आपका ब्रॉडर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो उनको हेल्प करने में ये एड्रेस कर सकता है. बियॉन्ड अगर इन मिलेट्स को जो है हम स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स और फॉर दैट मैटर मिड डे मील स्कीम में अगर इंटीग्रेट करें तो जो माल नरिशमेंट का जो इशू इन चिल्ड्रन है एज यू नो कि इंडिया जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो अभी की रैंकिंग है अराउंड 105 रैंक करता है अक्रॉस द वर्ल्ड. तो एक हंग्री नेशन है, माल नरिश्ड है, स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसा इशू से सफर करता है. तो ये जो मिलेट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड्स हैं इन आयरन, इन कैल्शियम एज वेल एज इन प्रोटीन, तो इन जो है मिड डे मील स्कीम में अगर मिलेट्स को जो है ऐसा डाइटरी पैटर्न जो अगर इन चिल्ड्रन को दिया जाए तो प्राइमरली इश्यूज रिलेटेड टू स्टंटिंग, short height as compared to age, as well as wasting, short weight as compared to the height, ऐसे issues along with the malnourishment का जो issue है, through this intake of millets in integrated child development schemes program as well as midday meal scheme program can suitably address these issues, right? तो इस perspective से quite helpful हो सकता है. beyond जो women है, जो lactating women along with newborn और for that matter जो kids हैं उनके लिए भी millets quite helpful है because ये nutrient rich हैं. तो nutritional capacity
एक एज यू नो कि एक लैक्टेटिंग मदर की जो नरिशमेंट की नीड होती है, क्योंकि वो चाइल्ड एक बच्चे को फीड कर रही है, तो उसकी न्यूट्रिशनल नीड जो है काफ़ी ज़्यादा होगी। तो फीडिंग दिस मिलेट्स विच आर रिच इन कंपाउंड्स लाइक आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन एंड सब्सिक्वेंट और जो मिनरल्स या रिक्वायरमेंट्स की जो ज़रूरत है, लाइक वाइटामिन B12, राइट, वाइटामिन B12, वो इन लैक्टेटिंग और न्यूबॉर्न किड्स में को जो है प्राइमरली जो है काफ़ी हेल्प पहुंचा सकती है। तो न्यूट्रिशनल कैपेसिटी के लिए पर्सपेक्टिव से भी ये क्वाइट बेनिफिशियल। बियॉन्ड इट कैन हेल्प द गेरियाट्रिक पॉपुलेशन। गेरियाट्रिक पॉपुलेशन जो है इनको जो है काफ़ी हेल्प करती है, बिकॉज एज ए रीजन, बिकॉज एज यू नो कि जो एजेड पॉपुलेशन है, एजेड पॉपुलेशन जो है, एजेड पॉपुलेशन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, लेकिन मिलेट्स जो है, मिलेट्स से बेस अगर खिचड़ी दी जाए कंज्यूम करने के लिए इन गेरियाटिक पॉपुलेशन को, तो इजी टू डाइजेस्ट है, दैट इन टर्न हेल्प्स। एक तो न्यूट्रिशनल नीड इन जो एजेड पॉपुलेशन को मिल ही रही है थ्रू दिस मिलेट्स, और इजी टू डाइजेस्ट है, यानी कि उनके बॉडी पे कम से कम प्रेशर बन रहा है, राइट। तो गेरियाटिक पॉपुलेशन को एड्रेस करने में ये जो है मिलेट्स क्वाइट हेल्पफुल होंगे। तो इन शॉर्ट, अगर इन समराइज फॉर्म इफ यू सी कि क्या क्या बेनिफिट्स रिगार्डिंग न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशनल कैपेसिटी के बिहाफ अगर हम बेनिफिट को देखें, तो दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिशन कैपेसिटी रिगार्डिंग क्योरी ऑफ डिसीजेस लाइक अनीमिया एंड बोन रिलेटेड इश्यूज लाइक ऑस्टियोपोरोसिस। ग्लूटेन फ्री है तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी क्वाइट हेल्पफुल होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल रागी जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है। ओबेसिटी को क्योर करता है, बच्चों में मॉल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग अलॉन्ग विद अदर इश्यूज को एड्रेस करता है, लैक्टेटिंग वीमेन एंड अलॉन्ग विद गेरियाटिक पॉपुलेशन के लिए विद द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन जो है, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपकी ये जो मिलेट्स हैं वो क्वाइट हेल्पफुल है। नाउ अगर क्लाइमेट रेजिलियंस की बात की जाए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात की जाए, तो सेकेंड डायमेंशन इस क्वेश्चन का था न्यूट्रिशन कैपेसिटी के साथ साथ क्लाइमेट रेजिलियंस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, राइट, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो ये जो मिलेट्स हैं प्राइमरली दे आर लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, राइट, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। तो इन टर्न अगर कल के टाइम पे इरेटिक रेनफॉल होती है, इरेटिक रेनफॉल्स, इन केस ऑफ इरेटिक रेनफॉल और लो रेनफॉल, तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी का इशू है, फूड सिक्योरिटी का इशू जो प्राइमरली हम राइस वीट का कल्टीवेशन थ्रू हैवी अमाउंट ऑफ इरिगेशन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू में ऐसे क्रॉप्स जो हैं, ऐसे क्रॉप्स क्वाइट सूटेबल हैं जो कि न्यूट्रिशनल लीड अलॉन्ग विद फूड सिक्योरिटी के इशू को सूटेबली जो है एड्रेस कर सकते हैं। बियॉन्ड इनका जो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल है वो कम है, राइट, जल्दी से इनका प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल इज लो, that means they are quicker to grow and ready to consume, quicker to grow and ready to consume, quicker to grow and ready to consume वाले क्रॉप्स हैं, रेडी टू कंज्यूम वाले क्रॉप्स हैं। दैट मीन्स फार्मर्स के लिए क्वाइट बेनिफिशियल है अगर ये मिलेट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, कि जल्दी से कम टाइम में जो है एक फार्म में अगर ये क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो 2 से 3 महीने की साइकिल में इन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करके इनको कंजम्पशन बेस्ड या सेल किया जा सकता है मार्केट में। दैट मीन्स जो उनका स्पेस है वो अवेलेबल है, बियॉन्ड इसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो एक सीजन में कई बार सेल करके जो है इनको जो है रेम्यूनरेटिव फार्मिंग भी बनाई जा सकती है, रेम्यूनरेटिव फार्मिंग भी हो सकती है, राइट, इट इज रेम्यूनरेटिव फार्मिंग, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा मिलेट्स के फॉर्म में, राइट, रेम्यूनरेटिव फार्मिंग। तो आपकी जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट के पर्सपेक्टिव से जो ये आपको जो बेनिफिट कर सकते हैं, तो रेम्यूनरेटिव फार्मिंग है, तो क्लाइमेट रेजिलियंस के पर्सपेक्टिव से इट जनरेट्स इनकम फॉर द फार्मर्स, जनरेट्स इनकम फॉर द फार्मर्स, मोर इनकम फॉर द फार्मर्स, राइट। एंड बियॉन्ड जो ये मिलेट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू में जो इनका हीट स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल है, जो हीट स्ट्रेस के वजह से जो टॉलरेंस लेवल है वो क्वाइट हाई है, हाई टॉलरेंस लेवल टू डिजीजेस एंड हाई टॉलरेंस टू हीट एंड डिजीजेस। यानी कि अगर कल के टाइम पे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो इसी तरह से जैसे बढ़ रहा है, इट्स कंटिन्यूअसली राइजिंग, देन क्रॉप्स लाइक मिलेट्स आर क्वाइट सूटेबल
to address our food security needs along with nutritional capacity. तो क्लाइमेट रेजिलियंट के पर्सपेक्टिव से ये हाई टॉलरेंस है हाई हीट में भी। राजस्थान जैसे एरिया स्टेट्स में आप देखेंगे ऐसे मिलेट्स का प्रोडक्शन क्वाइट हाई होता है, हरियाणा में इनका प्रोडक्शन हाई है, राइट। तो ये जो है क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग को प्रोमिनेंटली जो है, प्रोमिनेंटली जो ये आप हमारी जो क्रॉप, ये मिलेट जैसे क्रॉप है, ये काफी बेनिफिशियल होता है। इसी बिहाफ पे गवर्नमेंट इज रनिंग दिस स्कीम कॉल्ड श्री अन्न, श्री अन्न। और गवर्नमेंट जो फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कर रही है मिलेट्स के प्रोडक्शन के लिए, और लोगों को में ये अवेयरनेस, ये पैटर्न डेवलप किया जा रहा है ताकि जो मिलेट्स का कंजम्पशन पैटर्न है वो इंक्रीज हो सके, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द क्रॉप्स पे जो डाइटरी पैटर्न का जो कंजम्पशन का प्रेशर है वो रिड्यूस हो पाएगा, और अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड along with जो न्यूट्रिशन जो है हमें इन द फॉर्म ऑफ मिलेट्स मिलेगा। thus in the conclusion part we can write कि the initiative of Shri Anna is a noble initiative that tends to cater the nutritional needs along with leads to diversification of food choices leading to healthier and happier life, ensuring the pillars of sustainable development goals, एक healthier life free of malnourishment, SDGs के जो कोर पिलर हैं उनको सप्लीमेंट सपोर्ट करने में ये श्री अन्न इनिशिएटिव कहीं ना कहीं क्वाइट हेल्पफुल एंड क्वाइट बेनिफिशियल हो सकती है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन दैट वी कैन राइट कि मिलेट्स का क्या रोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। So the question number 18 is related to broader and internal security issue in India. GS General Studies पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी देयर सम टॉपिक सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, उसी प्रमाइस पे क्वेश्चन डिजाइंड है। हाउ कैन द ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश एंड म्यांमार poses challenges to India's internal security, and second part discuss India's potential strategies to address these challenges. A 12 marker question for 200 word this question is all about. बांग्लादेश और म्यांमार के जारी अस्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार चुनौती उत्पन्न कर सकती है, इस पे हमें बताना है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की संभावित रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। क्या स्ट्रेटजी इंडिया को इससे निपटने के लिए फॉलो करना चाहिए, इस पे हमें मेंशन करना है। नाउ एज यू नो कि म्यांमार में आफ्टर द फॉल ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे जो है मिलिट्री जनता का रूल है, तो देयर इज ऑलरेडी इश्यूज लाइक ह्यूमन राइट वायलेशन, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट अलोंग विद परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज लाइक रोहिंग्यास जो है रखीन प्रोविंस ऑफ म्यांमार से आते हैं जिनका परसिक्यूशन हो रहा है, राइट। तो म्यांमार में इंस्टेबिलिटी का इशू जो पिछले 3-4 सालों में रैम्पेट है। बियॉन्ड बांग्लादेश में ऑफ रिसेंट लास्ट ईयर जो वहां की गवर्नमेंट शेख हसीना की गवर्नमेंट को सबवर्ट करके वहां एक प्रोटेस्ट ले आया गया, और वहां अभी जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनिस जो गवर्न कर रही है, लेकिन अभी भी जो बांग्लादेश में जो है एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन बनी हुई है। तो इसी प्रमाइस पे हमें इस क्वेश्चन के आंसर को जो है हैंडल करना है कि इनके ब्रॉडर डायमेंशन इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या पड़ेंगे, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पे इसी के जो है ब्रॉडर डायमेंशन क्या पड़ेंगे। नाउ इन द इंट्रोडक्शन वी कैन राइट इंडिया shares its largest border area with Bangladesh, that is around 4096 kilometer around, and subsequently it shares its border with Myanmar, and thus any instability in these countries have potential for issue of internal security in India। तो
तो एक फैक्ट बेस्ड जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है, एक फैक्ट बेस्ड जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश बांग्लादेश इंडिया से सबसे ज्यादा बॉर्डर एरिया शेयर करता है, दैट इज अराउंड 4960 किलोमीटर्स, एंड सब्सिक्वेंटली म्यांमार भी जो है अराउंड 60 अराउंड जो है आपकी अराउंड 1643 1643 किलोमीटर जो है एरिया जो है बॉर्डर जो है इंडिया से शेयर करता है। जस्ट दस इंडिया इट्स शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार एक डीप चैलेंज पोज करता है। अगर म्यांमार या बांग्लादेश में कोई भी इंस्टेबिलिटी का इशू अराइज हुआ, इंस्टेबिलिटी का अगर इशू जो अराइज होगा, तो दो इस जोग्राफिकल प्रेमाइज पे बेस्ड ऑन दिस फैक्ट्स एंड डेटा वी कैन बिगिन आवर इंट्रोडक्शन। इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को हम बिगिन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट में जो कोर क्वेश्चन की डिमांड है, कोर क्वेश्चन की डिमांड है कि कैसे ऑनगोइंग स्टेबिलिटी इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो हम अपने मेन बॉडी में वी कैन राइट आवर हेडिंग challenges to India's internal security। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या क्या चैलेंजेस हैं वो थ्रू दिस क्वेश्चन वी कैन राइट। Oh. So we can write what are the challenges to India's internal security. So broadly, क्योंकि इंडिया जो है बांग्लादेश और म्यांमार से अपना लार्जेस्ट बांग्लादेश अपना लार्जेस्ट बॉर्डर एरिया अराउंड 4096 किलोमीटर बॉर्डर एरिया शेयर करता है म्यांमार से भी। तो एनी इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश एंड म्यांमार टेंड्स टू क्रिएट refugee influx into India, refugee influx into India। इंडिया में जो है रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है काफी तादाद में जो है, कोई भी इंस्टेबिलिटी अगर बांग्लादेश म्यांमार में क्रिएट होती है तो दैट लीड्स टू रेफ्यूजी इन्फ्लक्स इन इंडिया। जस्ट फॉर एग्जांपल रोहिंग्यास जो है वहां की माइनॉरिटी ग्रुप है म्यांमार की, राइट उनका मूवमेंट जो है रोहिंग्यास मूवमेंट फ्रॉम म्यांमार टू इंडिया एक ये रेफ्यूजी इन्फ्लक्स। बियॉन्ड देयर आर इलीगल बांग्लादेशीज क्रॉसिंग बॉर्डर्स, राइट इलीगल बांग्लादेशीज रेफ्यूजीज क्रॉसिंग बॉर्डर्स along West Bengal and कमिंग इनटू इंडिया। और रेफ्यूजी इन्फ्लक्स क्या कर रहा है, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है ये स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज को जो है प्रमोट कर रहा है, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट कर रहा है। एंड दिस स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू क्राइम परपेचुएशन। क्राइम होगा इन द फॉर्म ऑफ मर्डर, इन द फॉर्म ऑफ डकैती या फिर थेफ्टी, राइट ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, राइट कम्युनल रियॉट का जो है एक इशू है वो इस रेफ्यूजी इन्फ्लक्स से इन्फ्यूज और कम्युनल रियॉट्स। जस्ट फॉर एग्जांपल इन स्टेट्स लाइक तेलंगाना एंड जम्मू में ये रेफ्यूजीज का जो मूवमेंट है ये म्यांमार और बांग्लादेश से आए हुए रेफ्यूजीज है, दैट दे हैव लेड टू सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवॉल्ट कम्युनल रियॉट इन दिस स्टेट्स सब्सिक्वेंट स्टेट्स। तो ये एक प्रोमिनेंट इशू है रिगार्डिंग रेफ्यूजी इन्फ्लक्स। बियॉन्ड जो इंस्टेबिलिटी है एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग ड्रग्स का इलीगल ट्रेड। ड्रग्स के इलीगल ट्रेड में एक सूटेबल ग्राउंड बनता है, बिकॉज एक इनस्टेबल कंडीशन है। तो जो क्रिमिनल्स हैं, जो माफियास हैं, जो ड्रग रिलेटेड कार्टेल चलाते हैं, वो इन द नियर बाय विसिनिटी जो है आपका जो गोल्डन क्रीसेंट है, दैट इज म्यांमार और थाईलैंड में, जहां पे ड्रग्स का एक लार्जर प्रोडक्शन होता है। तो इलीगल ड्रग्स का जो है मूवमेंट थ्रू म्यांमार एंड बांग्लादेश जो है इंडिया में होगा, राइट तो ड्रग्स का इलीगल ट्रेड जो है नारकोटिक्स से रिलेटेड इशू जो है, नारकोटिक्स से रिलेटेड
नार्को रिलेटेड क्राइम जो है, नार्को रिलेटेड क्राइम जो है ये कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज हो जाता है, नार्को रिलेटेड क्राइम इंक्रीज हो जाता है। यूथ जो है, यूथ यंगस्टर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो है, मणिपुर और सिक्किम जैसे स्टेट में यू विल सी कि एड्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो एड्स से रिलेटेड डिजीज बर्डन है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्वाइट हाई है। उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन ही ड्रग्स है। ड्रग्स जो कि इंजेक्शन के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के यूथ जो अपने कंज्यूम करते हैं, तो जो यूजेबल जो इंजेक्शन का यूज करते हैं वो एड्स को परपेचुएट करता है। तो ये जैसा इंस्टेबिलिटी जैसा इशू जो नार्को रिलेटेड क्राइम को परपेचुएट करता है, वो यूथ में भी इंस्टेबिलिटी एंड इन द ब्रॉडर टर्म इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये एक थ्रेट रिगार्डिंग ड्रग मूवमेंट फॉर इंडिया बना रहेगा। नाउ सब्सिक्वेंट ड्रग्स के अलावा जो है इलीगल आर्म्स ट्रेड का भी मूवमेंट थ्रू दिस बांग्लादेश एंड म्यांमार टू इंडिया, जो चाइनीज मेड जो आपके जो इलीगल आर्म्स हैं वो देखने को मिले हैं। इनका इलीगल आर्म ट्रेड है जो इन बॉर्डर एरियाज में चाइनीज मेड आर्म्स जो है वो रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो है, जो आसपास के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो ये इलीगल आर्म्स ट्रेड्स को करती हैं। तो ये अगर इंस्टेबिलिटी है तो वहाँ के इंडिविजुअल्स को इलीगली जो है इलीगल आर्म ट्रेड्स में खींच के ले आना काफ़ी आसान हो जाता है, राइट, खींच के ले आना काफ़ी आसान हो जाता है। एंड बियॉन्ड दिस इलीगल आर्म ट्रेड कुछ और रैम्पेंट इश्यूज हैं जो आपके इनके बॉर्डर एरियाज में होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी जस्ट फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मणिपुर में कुकीज और मेतीस के बीच में जो है दैट्स अ ट्राइबल इशू के पर्सपेक्टिव से जो है मिलिटेंट एक्टिविटी हुई, राइट। कई सारे घरों को जला दिया गया, देयर वर लॉस ऑफ लाइव्स। तो प्रोमिनेंट रीजन जो है, ये इंस्टेबिलिटी जो म्यांमार और बांग्लादेश वाले एरिया में क्रिएट हुई है, ये इट हैज समहाउ फ्यूल्ड दिस इंस्टेबिलिटी। इस इंस्टेबिलिटी को फ्यूलिंग करने में विद सप्लाई ऑफ आर्म्स along with sheltering of the criminals, एक प्रोमिनेंट रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंटरनल सिक्योरिटी के इशू को ध्यान में रखते हुए, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है इनके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक रैम्पेंट इश्यूज है। तो ब्रॉडली अगर इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी अलॉन्ग विद द इलीगल आर्म ट्रेड, ड्रग डीलिंग, इलीगल ड्रग का मूवमेंट, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स इन इंडिया, जो कि ब्रॉडली कम्युनल रियॉट अलॉन्ग विथ रिसोर्सेज के इंक्रोचमेंट पे क्वाइट एक इंटरनल सिक्योरिटी के फॉर्म में जो है ब्रॉडर जो है थ्रेट जो है, ये आपके जो रेफ्यूजीज का जो माइग्रेशन इंडिया में ये लार्जली क्रिएट करता है। सो दीज आर द पॉइंट दैट वी कैन राइट कि क्या क्या चैलेंजेस इंडियाज की इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रू दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश एंड म्यांमार क्रिएट हो रहा है। नाउ सेकेंड पार्ट में वी नीड टू एड्रेस क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, वी कैन कोट टू एड्रेस दिस इशू। इस इशू को एड्रेस करने के लिए क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वी कैन रिकमेंड। सो व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर टू एड्रेस दिस एरियाज? जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ सुटेबल मेजर्स लाइक स्ट्रिक्ट बॉर्डर मैनेजमेंट। सबसे पहला तो हमें जो है अपने बॉर्डर को बहुत ही स्ट्रिक्टली मैनेज करने की जरूरत है थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक थर्मल sensors. Beyond that, drone-based surveillance टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इन बॉर्डर एरियाज को चेक कर सकते हैं, राइट। कोई भी इलीगल अगर माइग्रेशन होता है थ्रू थर्मल सेंसर्स उनको डिटेक्ट करते हैं, ड्रोन से ऊपर से हम 360 डिग्री जो है सर्विलियंस कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की जरूरत है। बियॉन्ड डिप्लोमेटिक वे में वी नीड टू म्यूचुअली कॉपरेट विद दीज कंट्रीज। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ हमें जो है डिप्लोमेटिक वे में म्यूचुअल कॉपरेशन की जरूरत है, पीपल टू पीपल। ग्रेजुअल
इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग, राइट, थ्रू डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। इंटेलिजेंस शेयरिंग क्वाइट क्रूशियल है। एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग में जो है, जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं, टेकिंग इनटू फेथ द लोकल इंडिविजुअल्स, उनके पास जो लोकल इंटेलिजेंस और इनपुट्स हैं, टेकन इनटू फेथ द लोकल पॉपुलेशन, राइट, लोकल पॉपुलेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया जो है क्वाइट क्रूशियल हो जाता है। तो लोकल पॉपुलेशन को फेथ में लेना क्वाइट नो क्रूशियल हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है क्योंकि उनके पास इनपुट्स अवेलेबल बियॉन्ड। जो रेफ्यूजी रिलेटेड इश्यूज हैं, जो रेफ्यूजी रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको ऑल टुगेदर हम मना तो नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन, उसका सिग्नेटरी नहीं है, यानी कि बाइंडिंग नहीं है इंडिया पे ऐसे रेफ्यूजीज को वो देना। लेकिन फिर भी यूएन लेड सोल्यूशन रिगार्डिंग इन्फ्लक्स ऑफ दिस रेफ्यूजीज को किसी थर्ड पार्टी प्लेस में रिहैबिलिटेट कराने के लिए वी कैन टेक ड्यू मेजर्स, राइट, वी कैन टेक ड्यू मेजर्स फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ दिस refugees, and subsequent कुछ और measures कि we need to proactively cooperate internationally cooperate करने की जरूरत है। international cooperation regarding ensuring establishment of democratic elected government in Bangladesh, as well as म्यांमार और बांग्लादेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट आइदर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल, और फॉर दैट मैटर अगर म्यांमार में जो है आर्मी ही रूल कर रही है, वहां की मिलिट्री ही रूल कर रही है, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जो कि पीपल के वेलफेयर के लिए काम करे, यानी कि जो लार्जर पार्ट ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर है वो एड्रेस हो सके कि यहाँ म्यांमार और बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी ना क्रिएट हो। तो दीज आर द मेजर्स, दीज आर द सॉल्यूशंस दैट वी नीड टू राइट इन आवर मॉडल आंसर्स कि कैसे ब्रॉडली जो है ऐसे इश्यूज को रिगार्डिंग इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश एंड म्यांमार, हम इसको जो है थ्रू पॉसिबल सॉल्यूशंस कैसे जो है हैंडल कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग चैलेंजेस एज वेल एज सॉल्यूशंस वी कैन राइट इन आवर मॉडल आंसर, एंड thus in the end part we need to come with the conclusion part कि these challenges in the form of political instability from Bangladesh and Myanmar are contingent current in nature. However, through political, through diplomatic, and through more people to people cooperation, we can assure regional stability in the region, along with stable government being elected in these respective countries, right? So people to people cooperation along with political or diplomatic cooperation between these countries, और ये भी ensure करना कि इन countries में जो government हो वो stable हो, democratic elected हो और people के welfare के लिए काम करे। Thus in the broader term जो Asian subcontinent में या South Asia या for that matter ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया में जो है या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है एक स्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन और सिनेरियो जो है बिल्ड रहेगी। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू राइट फॉर दिस 12 मार्कर क्वेश्चन फॉर 200 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। द क्वेश्चन नंबर 19 टॉक्स अबाउट व्हाट इज मेंट बाय digital arrest. What is meant by digital arrest? Discuss its implication for individual rights and national security in India. डिजिटल गिरफ्तारी से क्या तात्पर्य है, भारत में इसके व्यक्तिगत अधिकारों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभावों पर चर्चा करें। So we have to talk about digital arrest कि digital arrest broadly क्या है, and subsequently we need to come up कि individual rights along with the national security पे broadly digital arrest का क्या impact पड़ रहा है। Now digital arrest as you know कि अभी of recent जो है quite in news रहा है। So if we write introduction about this answer, then we'll write digital arrest is a
modern cyber fraud related issue, cyber fraud related issue where fraudsters fake their identity as an police officer, for that matter CBI official, or for that matter any law enforcement official ensuring common individual act accordingly and share their personal details. नाउ डिजिटल अरेस्ट एज यू नो कि यूजुअली जो है डिजिटल अरेस्ट ये जो है एक नई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ऑफ रिसेंट न्यूज़ में है. उत्तर प्रदेश अलॉन्ग विद अदर स्टेट्स लाइक कर्नाटका, बैंगलोर में यू हैव विटनेस्ड एज एन एग्जांपल कि जो एजेड पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल, दे आर बीइंग ट्रैप्ड इनटू कॉल्स और वीडियो कॉल्स थ्रू दिस फ्रॉडलेंट इंडिविजुअल्स, जो कि अपने आप को इधर पुलिस ऑफिसर बताते हैं या सीबीआई का ऑफिशियल या इनकम टैक्स ऑफिशियल या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल की तरह अपने आप को पोज करते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि सामने वाला जो इंडिविजुअल है वो इस चीज़ पे बिलीव कर ले कि वो किसी ऐसे लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल से बात कर रहा है एंड दैट लेड टू डिजिटल अरेस्ट. यानी कि उसको इतना लंबे टाइम तक विथहोल्ड करते हैं, उसके साथ एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जैसा अप्रोच रखते हैं और इंटर्न उससे जो है इंपॉर्टेंट प्राइवेट ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं वो सीख कर लेते हैं. that leads to an emerging issue, cyber related issue in modern day contemporary times. तो एक cyber related fraud है beyond इंडिया की सिक्योरिटी मोस्ट पर्सपेक्टिव, इंटरनल सिक्योरिटी या फॉर दैट मैटर नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये क्वाइट इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है. दस साइबर ये जो आपका डिजिटल अरेस्ट है ये कंटेम्प्रेरी इशू में वी कैन राइट इट इज अ साइबर फ्रॉड, साइबर ऑफ अ रीसेंट मॉडर्न साइबर fraud where the fraudulent fake their identity ensuring the common individuals behave and act according, sharing their proper personal details, right? So we can write an introduction about this question in these 30 to 40 words for a 12 marker question, right? 12 marker question कि आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है. नाउ इट्स इम्पैक्ट, जो सब्सिक्वेंट पार्ट हमसे डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल राइट एंड नेशनल सिक्योरिटी. इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल राइट एंड नेशनल सिक्योरिटी. डिजिटल अरेस्ट का क्या इम्पैक्ट है एक इंडिविजुअल के राइट पे अलोंग विथ नेशनल सिक्योरिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रॉडलेंट कॉल आता है इन्फोर्सिंग एज एन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी. दैट मीन्स जो प्राइवेट डिटेल्स एक इंडिविजुअल्स के वो सीख किए जाता है. दैट मीन्स एज एन इंडिविजुअल राइट इट इज वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी का जो है वायलेशन है एज and fundamental right mandated by K.S. Puttaswamy case by Supreme Court, कि जो राइट टू प्राइवेसी है एक फंडामेंटल राइट है एंड इश्यूज लाइक दिस डिजिटल अरेस्ट tend to encroach the privacy space of an individual. तो एक राइट टू प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू है. Subsequent it leads to harassment, breach of trust, and further it leads to fraudulent activities leading to torture, or for that matter subsequent things like financial frauds. बैंकिंग डिटेल्स पता की जाती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू
मनी किया जाता है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स का जो इशू जो है, एक इंडिविजुअल राइट के जो इंडिविजुअल का जो राइट है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ब्रॉडर जो है इनको इम्पैक्ट करती है। बियॉन्ड सिंस दिस लॉ जो फ्रॉडस्टर्स हैं दे आर पोजिंग as an government official या law enforcement official, that means it tends to create breach of trust between public officials and people, राइट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू हम जो है गवर्नमेंट को चूज करते हैं, जो पब्लिक है गवर्नमेंट को चूज करती है इन द फेथ, इन द बिलीफ दैट द गवर्नमेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। हाउएवर ऑफिशियल्स posing, however individuals posing as an official, एक सेल्फ डाउट, एक डाउट जैसी सिचुएशन एक कॉमन इंडिविजुअल के माइंड में क्रिएट करते हैं, कॉमन इंडिविजुअल की माइंड में क्रिएट करते हैं, दैट लीड्स टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड एन इंडिविजुअल। तो प्राइमरली ये डिजिटल अरेस्ट जो है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो कोर प्रेमाइसेबल वैल्यूज हैं उनको कहीं ना कहीं हैम्पल करते हैं, राइट इनको लार्जली हैम्पल करते हैं। तो कुछ ये जो है एज एन ब्रीच बिटवीन पब्लिक ट्रस्ट एंड ऑफिशियल बियॉन्ड नेशनल सिक्योरिटी के अगर पर्सपेक्टिव की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी के अगर पर्सपेक्टिव की हम बात करें फर्दर नेशनल सिक्योरिटी में, तो इट ब्रॉडली जो है ये क्रॉस बॉर्डर लेड डेवलपमेंट्स भी होती हैं। क्रॉस बॉर्डर जो है डेवलपमेंट जो है जो इंडिया की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंक्रोच कर सकती हैं, राइट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंक्रोच कर सकती हैं, राइट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंक्रोच कर सकती हैं बियॉन्ड। अब क्योंकि ब्रीच बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो ये इन द लार्जर पर्सपेक्टिव एनार्की जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, एनार्की जैसी सिचुएशन बिटवीन पब्लिक एंड ऑफिशियल्स, बिटवीन पब्लिक एंड ऑफिशियल्स भी ये जो है ऐसे इश्यूज जो है अराइज कर सकते हैं। बियॉन्ड डिजिटल अरेस्ट कैन लेड टू थेफ्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेटास, theft of important datas or important datas, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि कोई इंपॉर्टेंट मिसाइल के लिए, फॉर दैट मैटर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कोई साइंटिस्ट या ये यंग इंजीनियर जो काम कर रहा है उसको डिजिटली अरेस्ट करके जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी से फॉर दैट मैटर अगर आईएसआई है डिटेल लेना चाहे तो डिजिटल अरेस्ट करके अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करके एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल इंपॉर्टेंट थेफ्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा जो है ऐसे जो सेफ एंड सिक्योर नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट डेटास है वो थ्रू दिस डिजिटल डेटास जो है थ्रू डिजिटल अरेस्ट के इशू से जो है प्राइमरली नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया को प्राइमरली जो है थ्रेट कर सकता है। सो दीज आर द इशूज एसोसिएटेड विथ दिस आपके जो है डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड जो कि एक इंडिविजुअल के राइट अलोंग विथ जो नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है उसको ब्रॉडली कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो देयर आर पॉसिबल सॉल्यूशंस लाइक स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी का मेजर्स। नाउ since this digital arrests are being done through technology, तो जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं इनके थ्रू म्यूचुअल कॉपरेशन एंड कमिंग अप विद अ पॉसिबल सॉल्यूशन रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ सच इश्यूज नीड टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये एक जरूरी रिक्वायरमेंट है, राइट कि इन टेक्नोलॉजिकल कंपनीज लाइक गूगल है या फॉर दैट मैटर व्हाट्सएप कॉल आ रहा है तो व्हाट्सएप के साथ कोलैबोरेट करे या जूम के थ्रू अगर कुछ ऐसे चल रहा है तो ये सारी चीजें बियॉन्ड पब्लिक में अवेयरनेस इन पब्लिक रिगार्डिंग सच फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। आरबीआई से आपको रेगुलर मैसेज आता होगा कि अगर आपसे कोई फोन पे या मैसेज पे ओटीपी या ऐसा कुछ मांगे तो उससे आप ना शेयर करें। तो पब्लिक में अवेयरनेस की जरूरत है बियॉन्ड जो लीगल प्रोसेस है, जो लॉज बनाए गए हैं, लॉज लाइक
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट, आईटी रूल्स जो बनाए गए हैं रिगार्डिंग गवर्नेंस ऑफ सच मेजर्स, या फिर डिजिटल एक्ट जो इंडिया का रिसेंटली जो फ्रेम किया गया है, इसके स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जरूरत है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जरूरत है, राइट, इसके स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जरूरत है। एंड बियॉन्ड बियॉन्ड subsequent helpline numbers along with grievances रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी डिवाइस करने की जरूरत है। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, इन केस अगर कुछ ऐसा इशू अराइज होता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल है, एक इंडिविजुअल इन पे कॉल करके इस चीज का इंफॉर्मेशन ले सकता है, वेदर दे आर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल और वेदर दे आर फेक वीडियोस। तो ये सारे ड्यू मेजर्स ऐसा सजेस्टेड रिफॉर्म रिगार्डिंग टू दिस इशू ड्यूली जो है इनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि ये डिजिटल अरेस्ट जैसा जो इशू है प्रॉमिनेंटली जो इंडिया जो उसमें टाइम एंड अगेन और ज्यादा सफर करता जा रहा है, मोर स्पेसिफिक इससे जो है जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, पर्टिकुलरली जो एजेड पॉपुलेशन है, जो एजेड पेरेंट जो हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, वो अपनी लाइफ टाइम की अर्निंग को कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड की वजह से खो देते हैं, राइट। या फिर जो इलिटरेट इंडिविजुअल्स हैं, इलिटरेट इंडिविजुअल्स हैं जिनमें इतनी फाइनेंशियल या डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनको इजीली ये जो है फ्रॉडस्टर जो है उनको टैप इन करते हैं। तो ऐसे सारे इश्यूज जो है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल राइट दोनों के लिए ही ब्रॉड एंड थ्रेट है। दस ये सारे ड्यू मेजर्स इंप्लीमेंट करके इंडिया या हमारी गवर्नमेंट या हम जो है ये इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसी कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को हम रिड्यूस कर सकें, मिनिमाइज कर सकें और इंश्योर कर सके एक हैप्पियर इक्विटेबल सोसाइटी बेस्ड ऑन जो कोर पिलर है वेलफेयरिज्म का और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बिहाफ पे हमारी गवर्नेंस, डेली गवर्नेंस जो है बेस्ड रहे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम जो है सूटेबली जो है इन 200 वर्ड्स एड्रेस कर सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 टॉक्स अबाउट एनालाइज द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ इन इंडिया, nanotechnology's role in health in India, and discuss its potential application across various other sectors। तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली हमें जो है भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका का विश्लेषण करें, साथ ही इसके विभिन्न क्षेत्रों में संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा करें, राइट। तो ये 12 मार्कर क्वेश्चन फॉर 200 वर्ड्स वी नीड टू राइट अबाउट कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि हेल्थ सेक्टर में क्या है, एंड सब्सिक्वेंट अदर सेक्टर्स में भी एक ब्रीफ समराइज फॉर्म में हमें जो है इस क्वेश्चन को आंसर करना है। नाउ प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन के डायमेंशन से रिलेटेड डिस्कशंस को। सो नैनो टेक्नोलॉजी, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, वी नीड टू राइट इन एन इंट्रोडक्शन। सो नैनो टेक्नोलॉजी refers to manipulation or for that matter transformation of any material to size of nano size मतलब 10 to the power minus 9, manipulating or transforming the material to the size of nano, leading to potential benefits and reformation in health as well as other sectors। So prominently नैनो टेक्नोलॉजी में किसी मटेरियल को prominently जो है एक मिनिमम साइज पर रिड्यूस किया जाता है। मिनिमम साइज दैट इज 10 to the power minus 9 माइक्रोमीटर। दैट मीन्स आप नेकेड आई से उस आइटम को देख नहीं सकते, उसके साइज इतना रिड्यूस कर दिया जाता है। और इसी टेक्नोलॉजी को, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को या इसी मैनिपुलेशन को हम इफेक्टिव वे में अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, राइट, या फिर डिफेंस का सेक्टर हो, उसमें जो है प्रोमिनेंटली हम जो है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बिकॉज एक
स्मॉलर साइज में इसकी इफेक्टिविटी होती है अक्रॉस डिफरेंट डोमेन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है. सो दिस इज द प्राइमरी इंट्रोडक्शन दैट वी कैन राइट कि इस नैनो टेक्नोलॉजी मिशन में जो है, नैनो टेक्नोलॉजी में जो है, नैनो टेक्नोलॉजी प्रोमिनेंटली होता क्या है, एंड इट इज ऑन दिस बेनिफिट एंड पोटेंशियल्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 2009 began the नैनो मिशन. नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए 2009 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये नैनो मिशन बिगन किया, जिसका पोटेंशियल अलग अलग सेक्टर्स में क्या होगा, प्रोमिनेंटली ये मिशन जो है एड्रेस करेगा. सो दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन दैट वी नीड टू राइट अबाउट. नाउ स्पेसिफिकली अब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इस क्वेश्चन के कोर डिमांड में आ जाते हैं. रोल इन हेल्थ सेक्टर, नैनो टेक्नोलॉजी का रोल इन हेल्थ सेक्टर क्या है, उस पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं. 200 वर्ड में हमें इस क्वेश्चन को लिखना है. सो प्रोमिनेंटली नैनो टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट boon रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स. तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में नैनो टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी से क्या पर्पस आप समझ में आते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल डिजीजेस लाइक कैंसर जैसे डिजीजेस या ट्यूमर जैसे डिजीजेस के लिए उनको ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी जैसा सेशन किया जाता है. हार्श मेडिसिन का यूटिलाइजेशन किया जाता है ऐसे डिजीजेस को क्योर करने के लिए, जो न सिर्फ उस बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को इम्पैक्ट करती है, रेदर रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को भी वो नेगेटिवली हैम्पर करती हैं. you could have witnessed कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जनरली हेयर फॉल जैसा इशू, बॉडी वेट लॉस, ये सारे कई सारे एसोसिएटेड इश्यूज या डिसीजेस जो है उससे एसोसिएटेड होता है, क्योंकि हार्श मेडिसिन जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हैं वो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के अलावा और भी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में इम्पैक्ट कर रही हैं. तो ये जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी थ्रू नैनो मेडिसिन के यूज के थ्रू जो है, नैनो मेडिसिन यूज टू टारगेट स्पेसिफिक जो बॉडी ऑर्गन है, स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन जहां पे डिजीज के क्योर के लिए इस मेडिसिन का इम्पैक्ट होना चाहिए, वहां पे इस नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ड्रग डिलीवरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, राइट. जो इंटर्न जो है बॉडी पर जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर देता है. बॉडी पे जो साइड इफेक्ट्स हैं मेडिसिन के उनको मिनिमाइज कर देता है. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है रिगार्डिंग ड्रग डिलीवरी. क्विकर टाइम पीरियड पे जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसको जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है सूटेबली जो है एड्रेस करता है, राइट. इसको सूटेबली एड्रेस करता है. तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है. बियॉन्ड दैट कुछ और सूटेबल मेजर्स रिगार्डिंग देयर रोल इन हेल्थ सेक्टर. जस्ट फॉर एग्जांपल जो है डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए थ्रू यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी डिजीजेस की क्विकर जो है एनालिसिस करने के लिए, डिजीज को क्विकर जो है इनकी टेस्टिंग करने के लिए या उनके पोटेंशियल हार्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे वी हैड RT-PCR, लेकिन वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर था, कुछ दिनों बाद टेस्ट आते हैं. लेकिन यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे देयर वर फैसिलिटीज लाइक रैपिड टेस्ट related to COVID-19 से रिलेटेड देयर वर रैपिड टेस्ट, जो कि ये प्रोमिनेंटली नैनो टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, राइट. बियॉन्ड दैट इसके अलावा जो है रेडियो डायग्नोसिस जैसे फील्ड में भी नैनो टेक्नोलॉजी का क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. रेडियो डायग्नोसिस में डिजीजेस को डिटेक्ट करने में, रेडियो डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस के डिटेक्टमेंट में थ्रू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. बियॉन्ड नैनो मटेरियल्स जो हैं इन प्रोमिनेंटली हॉस्पिटल्स में सेफ्टी इम्यूनाइजेशन और हाइजीन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल जो हॉस्पिटल्स में जो हम ग्लव्स यूज करते हैं या जो वॉल्स होती है उनमें जो है नैनो कोटिंग की जाती है, नैनो कोटिंग थ्रू सिल्वर ऑक्साइड, राइट.
ऐसे नैनो मटेरियल्स का यूज किया जाता है ताकि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, और फॉर दैट मैटर कोई फंगल ग्रोथ जो है इन हॉस्पिटल्स के प्रेमाइस पे ना हो, इसके लिए इन हेल्थ सेक्टर, इन इन द हेल्थ सेक्टर जो है, इन द हेल्थ सेक्टर जो है प्रोमिनेंटली ये जो है नैनो मटेरियल्स का यूज किया जाता है, नैनो मटेरियल्स का यूज किया जाता है, राइट। एंड कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जैसे फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन से, रीजनरेटिव डायमेंशंस के लिए, रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए, रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए नैनो स्कैफोल्ड्स का यूज किया जाता है, नैनो स्कैफोल्ड्स का यूज किया जाता है रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, जो प्रोमिनेंटली जो है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज आप जो है हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं। नाउ बियॉन्ड दिस हेल्थ सेक्टर, बियॉन्ड दिस हेल्थ सेक्टर, अलग 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 फील्ड्स में, जस्ट फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हमारा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो नैनो बेस में हो, तो उनका जो है ऑन फील्ड अब्जॉर्प्शन फॉर द क्रॉप्स और फॉर सॉइल अब्जॉर्प्शन, क्योंकि नैनो लेवल पे है तो क्वाइट बेनिफिशियल हो जाता है अब्जॉर्प्शन लेवल पे। इसी बिहाफ पे इफ्को ने ऑफर रीसेंट जो है, इफ्को ने ऑफर रीसेंट जो है नैनो यूरिया डेवलप की है फॉर फर्टिल इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो कि एग्रीकल्चर में काफी इफेक्टिव होंगे। और ये नैनो फर्टिलाइजर्स और नैनो यूरिया जो है इसका मिसयूज नहीं हो सकता है, राइट। इसका प्रोमिनेंट मिसयूज नहीं हो सकता है, इसलिए एग्रीकल्चर के फील्ड में इसको हम यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड एग्रीकल्चर के फील्ड देयर्स एन, हम इसको जो है प्रोमिनेंटली अपने डेली लाइफ में वी कैन यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन इन द सेंस कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है, नैनो फाइबर्स के यूज के थ्रू हम जो है वाटर का फिल्टरेशन कर सकते हैं, फिल्टरेशन कर सकते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉलर साइज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वाटर में पाए जाते हैं, थ्रू दिस नैनो मेम्ब्रेन हम थ्रू जो है वाटर प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। बियॉन्ड कुछ और इफेक्टिव फील्ड्स लाइक एनर्जी के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में अगर हम बात करें, एनर्जी के फील्ड में अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो वी कैन यूज नैनो टेक्नोलॉजी एज अ प्रोमिनेंट इन सोलर सेल्स के कंस्ट्रक्शन में, सोलर सेल्स में प्रोमिनेंटली नैनो चिप्स का हम यूज कर सकते हैं, राइट। नैनो चिप्स का यूज कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड एनर्जी सेक्टर, डिफेंस के सेक्टर में भी, डिफेंस के सेक्टर में भी, और फॉर दैट मैटर रोबोटिक्स में, डिफेंस में क्योंकि ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है, मॉडर्न डे रोबोट्स का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली आइटम्स टू द साइज ऑफ नैनो लेवल या फिर थ्रू द इन्फ्यूजन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो अपना जो टेक्सटाइल्स पहनते हैं, राइट, इन वॉर, इन कॉम्बैट सिचुएशन में जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं जो वॉर पहनते हैं, उनको नैनो स्केल के कैमरास, उन पे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से इन्फ्यूज नैनो साइज के इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर बॉडी। और हायर लेवल पे जो फ्लाइट्स फाइटर प्लेन्स रन कर उसमें उससे कंटिजेंट ऐसे एडवर्स एनवायरमेंट में सूटेबिलिटी और बॉडी की होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने के लिए जो सूट्स बनाए जाते हैं उसमें प्रोमिनेंटली जो है नैनो टेक्नोलॉजी का एक क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न डे टाइम में, और भी इनका रोल जो है ग्रेजुअल स्केल जो है बढ़ता जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स अलग अलग सेक्टर में, बी इट एनर्जी, बी इट एग्रीकल्चर, और फॉर डेली लाइफ में वाटर प्यूरिफिकेशन, या डिफेंस के सेक्टर में हम जो है नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोमिनेंट यूज कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड हॉस्पिटल या हेल्थ केयर के सेक्टर में भी सॉ कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी ड्रग डिलीवरी में विदाउट कॉजिंग एनी मच ऑफ द बॉडी साइड इफेक्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर, और फॉर दैट मैटर बॉडी ट्यूमर के लिए ये नैनो टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। बियॉन्ड उसके डायग्नोस्टिक टूल्स बनाए जा सकते हैं थ्रू यूज ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी, राइट। हॉस्पिटल्स में सेफ्टी, सिक्योरिटी और इम्यूनाइजेशन हाइजीन को मेंटेन करने के लिए वॉल्स पे जो है नैनो कोटिंग की जाती है, नैनो कोटिंग जो कि बैक्टीरियल फंजल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन थ्रू नैनो स्कैफोल्ड्स, ऐसे इनका डेवलपमेंट यूज किया जाता है। एंड अलग अलग सेक्टर्स में जो है प्रोमिनेंटली वी कैन डिस्कस कि किन किन सेक्टर्स में नैनो टेक्नोलॉजी प्रोमिनेंटली यूज की जा सकती है। दस इन द एंड, इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन राइट
राइट कि नैनो टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल अक्रॉस द सेक्टर, हाउएवर मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट along with its broader application needs to be ensured in order to harness this technology in most effective and efficient manner. तो मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है कि नैनो टेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ इन्फ्यूज कर सकते हैं बियॉन्ड दिस सेक्टर, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और इनकी एफिशिएंट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डाइवर्सिफिकेशन से हम इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली अपने डेली लाइफ को ईज, कंफर्ट, हेल्दियर, हैप्पियर बनाने में इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन एंड दिस कंक्लूजन पार्ट. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू मॉक टेस्ट पेपर 1 के टेस्ट पेपर 3 का ये डिस्कशन यहाँ पे है. इस सेशन को अब हम क्लोज करते हैं.